નમસ્કાર, હું આસ્થા તિવારી અને આપ જોઈ રહ્યા છો જનાદેશ ન્યૂઝ। નજર કરીએ આજના વિશેષ સમાચાર પર। શરૂઆત સુરતથી કરીએ તો સુરતમાં 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઉમરા ખાતે જ્વેલર્સમાં 1 કરોડથી વધુની ચોરીની ઘટના બની હતી, જેમાં 5 ટીમ પીઆઈ, 2 પીએસઆઈ અને પોલીસ કર્મચારીઓ તપાસમાં લાગી ગયા હતા। આજ રોજ વહેલી સવારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ દ્વારા 3 આરોપીઓને પકડી પાડવામાં આવ્યા છે। 1 કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો હતો। એક મુંબઈ ખાતેથી અને એક અન્ય જગ્યા પરથી આરોપીને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો। ગાડી ચોરી કરી રેકી કર્યા બાદ ચોરીને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો। ચીખલીગઢ દ્વારા ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો। આરોપીઓ સામે અનેક ગુનાઓને અંજામ આપવામાં આવ્યા છે। દુકાનમાંથી ડીવીઆરની પણ ચોરી કરવામાં આવી હતી। आप सबको पता है 4 सितंबर को ऑर्नामेंट्स नाम की दुकान में एक बड़ी घरफोड़ हुई, जिसकी एफआईआर में जो वैल्यू लिखाई गई थी वो करीब 1.25 करोड़ की थी। जो उसका सोना चांदी का ज्वेलरी का लॉस हुआ और कैश का भी लॉस हुआ, सब मिला के 1.25 करोड़ का लॉस था उसका। ये बहुत बड़ी घरफोड़ थी, इसलिए कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस पर हम सब लोगों ने काफ़ी टीमें बनाई। 5 पीआई क्राइम ब्रांच के उनकी 5 टीमें 12 पीएसआई के साथ और करीब 80 से 100 बाकी स्टाफ इसमें मिलकर काम कर रहे थे। और ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के मदद से आज अर्ली मॉर्निंग हम लोग 3 ऐसे आरोपियों को पिकअप कर पाए जिन्होंने ये घरफोड़ को अंजाम दिया था, और उन्हीं के थ्रू हमने इस घरफोड़ में जो ज्वेलरी गई थी, कुछ ज्वेलरी ओरिजिनल में और बाकी सोने के लकड़ी के फॉर्म में हमने रिकवर भी की है। और अब तक करीब 1 करोड़ का मुद्दामाल हमें वापस मिल चुका है। आरोपी जो तीनों पकड़े गए हैं अलग अलग जगह से पकड़े गए हैं। हम लोगों की टीमें जैसा मैंने बताया बहुत बड़ी टीमें लगी हुई थी। तो एक पकड़ा गया है महाराष्ट्र थाने मुंबई से, एक पकड़ा गया है भरूच से और एक पकड़ा गया है खंबात आनंद से। भरूच की भी एलसीबी ने हम लोगों को काफ़ी मदद दी है और वो लोग साथ में थे हमारे ऑपरेशन में जहाँ जहाँ जरूरत थी उनकी। अब और कितने आरोपी शामिल हो सकते हैं, इसमें डेफिनेटली और लोग होंगे शामिल, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये लोकल पुलिस जिसके जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये वो लोग आगे देखेंगे। सर, इन्होंने चोरी करके मुद्दा माल था कहाँ रखा था चोरी? हाँ, ये जो चोरी किया हुआ ज्वेलरी थी ये इन्होंने सोनी को दी थी, और फिर जब हमने इनको पिकअप किया तो वो सोनी भी हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के हिसाब से नेटवर्क में थे, और जब ये कंफर्म हो गया कि उनको ही दी है तो उनके थ्रू हमें वापस मिल भी गई। इधर इन दिनों क्योंकि इनके ऊपर तो बहुत सारे गुना दाखिल हैं पहले से भी, पर इन दिनों ये जो भी घरफोड़ वगैरह करते थे उसमें एमओ ऐसा रहता था कि कोई एक गाड़ी चुराएंगे किसी अन्य शहर से, जहां इनको चोरी करनी है या घरफोड़ करनी है वहां से नहीं, दूसरे शहर से गाड़ी चुराएंगे, उसी गाड़ी से रेकी करेंगे और फिर 1-2 दिन बाद आके घरफोड़ करते थे अलग अलग तरीके से। अगर दुकान है तो शटर तोड़ के, घर है तो जैसा करेंगे, मतलब अलग अलग एमओ से लोग फिर घरफोड़ करते थे। ये तीनों जो आरोपी पकड़े गए ये प्लान कहाँ बनाया और इसी शॉप को टारगेट क्यों किया? इसी शॉप को टारगेट क्यों किया वो तो और डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा, लेकिन प्लान इनका आपस में बना क्योंकि तीनों ही चिखलीगढ़ हैं, और इसमें से एक के ऊपर तो बहुत सारे गुना है, करीब जैसे 30 जैसे गुना पुराना, उसके ऊपर एक मर्डर भी है, और दूसरे के ऊपर करीब 4-5 गुना है, और तीसरे के ऊपर कितने गुना है ये अभी बाद में शायद इन्वेस्टिगेशन में खुलेगा। नहीं, अभी तक हमारे इसमें कुछ निकला नहीं है, और हम लोग सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे थे कि डिटेक्ट हो जाए किसने मेन किया है काम, और किसने और इसका जो मुद्दामाल की रिकवरी है वो हो जाए, ताकि जो कंप्लेनेंट है उसको भी कुछ आराम मिले। सर, पूरा मुद्दा माल सोनी को दे दिया था या कहीं छुपाया भी है? पूरा मुद्दा माल सोनी के थ्रू ही हमें मिला है, और जो कैश है वो इनके पास से मिला है, क्योंकि आपको पता है कि इस चोरी में अलग अलग तरह की चीजें चोरी हुई थी। सोने का भी था और चांदी का भी था,
तो शायद वो चांदी वाला पार्ट ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट हो चुका था। तो कैश इनके पास से मिला है, लेकिन जो सोने की ओरिजिनल ज्वेलरी मैं बता रहा हूँ आपको, और जो बाकी की वो थी कंसोलिडेटेड फॉर्म में जो लकड़ी होती है, वो सब सोनी के थ्रू मिली है। आरोपी को कैसे मिली थी? आरोपी ने तो रेकी की थी। ये कोई अंगड़िया की लूट नहीं है कि टिप मिले इसमें। उसको उसने रेकी की थी। उसने एक इको गाड़ी चुराई, गोरबा पुलिस स्टेशन बड़ौदा से एक इको गाड़ी चुराई। 1-2 दिन वो लोग रेकी किए, और उसके बाद जब वो कंफर्टेबल हो गए कि अब ये दुकान हमारे लिए सहज है, तो उन्होंने उसमें वहां पर घरफोड़ की। इनका एमओ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता था कि घरफोड़ के बाद ये लोग हमेशा डीवीआर चुरा लेते थे। तो इस दुकान से भी इन्होंने डीवीआर जो था, कैमरा वैमरा सब चुरा लिया। नहीं, सूरत में नहीं बेचा था, बाहर ही बेचा था। चालू करूला भाई चालू आप सबको पता है 4 सितंबर को ऑर्नामेंट्स नाम की दुकान में एक बड़ी घरफोड़ हुई, जिसकी एफआईआर में जो वैल्यू लिखाई गई थी वो करीब 1.25 करोड़ की थी। जो उसका सोना चांदी का ज्वेलरी का लॉस हुआ और कैश का भी लॉस हुआ, सब मिला के 1.25 करोड़ का लॉस था उसका। ये बहुत बड़ी घरफोड़ थी, इसलिए कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस पर हम सब लोगों ने काफ़ी टीमें बनाई। 5 पीआई क्राइम ब्रांच के, उनकी 5 टीमें 12 पीएसआई के साथ, और करीब 80 से 100 बाकी स्टाफ इसमें मिलकर काम कर रहे थे। और ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के मदद से आज अर्ली मॉर्निंग हम लोग 3 ऐसे आरोपियों को पिकअप कर पाए जिन्होंने ये घरफोड़ को अंजाम दिया था, और उन्हीं के थ्रू हमने इस घरफोड़ में जो ज्वेलरी गई थी, कुछ ज्वेलरी ओरिजिनल में और बाकी सोने के लकड़ी की फॉर्म में हमने रिकवर भी की है। और अब तक करीब 1 करोड़ का मुद्दामाल हमें वापस मिल चुका है। आरोपी कहां से पकड़े सर? ये रिटर्न तो कहां पड़ा? आरोपी जो तीनों पकड़े गए हैं, अलग अलग जगह से पकड़े गए हैं। हम लोगों की टीमें, जैसा मैंने बताया, बहुत बड़ी टीमें लगी हुई थी। तो एक पकड़ा गया है महाराष्ट्र थाने मुंबई से, एक पकड़ा गया है भरूच से, और एक पकड़ा गया है खंबात आनंद से। भरूच की भी एलसीबी ने हम लोगों को काफ़ी मदद दी है, और वो लोग साथ में थे हमारे ऑपरेशन में, जहाँ जहाँ जरूरत थी उनकी। अब और कितने आरोपी शामिल हो सकते हैं उसमें डेफिनेटली और लोग होंगे शामिल, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये लोकल पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये वो लोग आगे देखेंगे। सर, इन्होंने चोरी करके ये जो मुद्दा माल था कहाँ रखा था और चोरी क्यों की? हाँ, ये जो चोरी किया हुआ ज्वेलरी थी, ये इन्होंने सोनी को दी थी, और फिर जब हमने इनको पिकअप किया तो वो सोनी भी हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के हिसाब से नेटवर्क में थे, और जब ये कंफर्म हो गया कि उनको ही दी है तो उनके थ्रू हमें वापस मिल भी गई। अंजाम किस तरह से दिया था चोरी को अंजाम इनका जो एमओ था वो ऐसे ही होता था कि इधर इन दिनों, क्योंकि इनके ऊपर तो बहुत सारे गुना दाखिल हैं पहले से भी, पर इन दिनों ये जो भी घरफोड़ वगैरह करते थे उसमें एमओ ऐसा रहता था कि कोई एक गाड़ी चुराएंगे किसी अन्य शहर से, जहां इनको चोरी करनी है या घरफोड़ करनी है वहां से नहीं, दूसरे शहर से गाड़ी चुराएंगे, उसी गाड़ी से रेकी करेंगे, और फिर 1-2 दिन बाद आके घरफोड़ करते थे अलग अलग तरीके से। अगर दुकान है तो शटर तोड़ के, घर है तो जैसा करेंगे, मतलब अलग अलग एमओ से लोग फिर घरफोड़ करते थे। सर, ये तीनों जो आरोपी पकड़े गए हैं, ये प्लान कहाँ बनाया और इसी शॉप को टारगेट क्यों किया? नहीं, इसी शॉप को टारगेट क्यों किया वो तो और डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा, लेकिन प्लान इनका आपस में बना, क्योंकि तीनों ही चिखलीगर हैं, और इसमें से एक के ऊपर तो बहुत सारे गुनाह है, करीब जैसे 30 जैसे गुनाह पुराना, उसके ऊपर एक मर्डर भी है, और दूसरे के ऊपर करीब 4-5 गुनाह है, और तीसरे के ऊपर कितने गुनाह हैं ये अभी बाद में शायद इन्वेस्टिगेशन में खुलेगा। सिक्योरिटी गार्ड का कुछ रोल था, सिक्योरिटी गार्ड से भागा था शॉप पे? नहीं, अभी तक हमारे इसमें कुछ निकला नहीं है, और हम लोग सिर्फ
इसी पे फोकस कर रहे थे कि डिटेक्ट हो जाए किसने मेन किया है काम और किसने और इसका जो मुद्दा माल की रिकवरी है वो हो जाए, ताकि जो कंप्लेनेंट है उसको भी कुछ आराम मिले। सर पूरा मुद्दा माल सोनी को दे दिया था या कहीं छुपाया भी नहीं? पूरा मुद्दा माल सोनी के थ्रू ही हमें मिला है, और जो भरूच से लिया है करनाल सिंह और जो खंबात से लिया है शेरू सिंह, और इन सबकी उम्र 32, 34, 36 के आसपास है। सभी आरोपी पकड़ लिए? सभी का हम लोग अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन 3 हमने जो पकड़े हैं इनके थ्रू जो रिकवरी की है वो हम आपको अभी बता रहे हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन में और निकल सकता है। क्राइम किया उसका क्या नाम है? ससपाल सिंह उर्फे पापा, उसको पापा कहते हैं उर्फे नाम, बाकी उसका नाम ससपाल सिंह। हाँ, चिल्ली कर गए जी। जो कैश है वो इनके पास से मिला है, क्योंकि आपको पता है कि इस चोरी में अलग अलग तरह की चीजें चोरी हुई थी। सोने का भी था और चांदी का भी था, तो शायद वो चांदी वाला पार्ट ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट हो चुका था, तो कैश इनके पास से मिला है। लेकिन जो सोने की ओरिजिनल ज्वेलरी मैं बता रहा हूँ आपको, और जो बाकी की वो थी कंसोलिडेटेड फॉर्म में जो लकड़ी होती है, वो सब सोनी के थ्रू मिली है। आरोपी को कैसे मिली थी? आरोपी ने तो रेकी की थी। ये कोई अंगड़िया की लूट नहीं है कि टिप मिले इसमें। उसने रेकी की थी। उसने एक इको गाड़ी चुराई, गोरवा पुलिस स्टेशन बड़ौदा से एक इको गाड़ी चुराई। 1-2 दिन वो लोग रेकी किए, और उसके बाद जब वो कंफर्टेबल हो गए कि अब ये दुकान हमारे लिए सहज है, तो उन्होंने उसमें वहां पर घरफोड़ की। इनका एमओ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता था कि घरफोड़ के बाद ये लोग हमेशा डीवीआर चुरा लेते थे, तो इस दुकान से भी इन्होंने डीवीआर जो था, कैमरा वैमरा सब चुरा लिया था। तो कहाँ पे बेचा था इन लोगों ने सोना? सूरत में बेचा था कि बाहर बेचा था? नहीं, सूरत में नहीं बेचा था, बाहर ही बेचा था। क्या इस मामले में जिस सोनी को जो माल बेचा था उसे भी आरोपी बनाया गया? देखिए, आरोपी बनाने का काम इन्वेस्टिगेशन वाली पुलिस स्टेशन का है। जो आईओ होंगे वो देखेंगे कि सोनी का कितना रोल था। हम लोगों ने कल रात के बाद से जो ऑपरेशन है वो हम आपको अभी बता रहे हैं। चोरी से पहले दुकान के अंदर ये लोग गए थे, मतलब कि जब चालू थी तब देखने थे क्या? नहीं, ये लोग बाहर से इन्होंने रेकी की थी, रेकी अच्छे से की थी। तो हम लोगों को इसमें इनपुट ऐसे मिला कि जब ये घरफोड़ हो गई, उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेजेस मिले उसमें एक इको गाड़ी दिखाई दी। कुछ दिनों बाद वही इको गाड़ी वरनामा पुलिस स्टेशन के एरिया में बड़ौदा में बिनवारसी हालत में मिली। जब वहां पर और फर्दर इंक्वायरी की तो पता लगा कि ये गाड़ी गोरवा पुलिस स्टेशन से चोरी हुई थी 3-4 दिन पहले। और उसके बाद फिर टेक्निकल इंटेलिजेंस, जैसे मैंने कहा, टावर लोकेशंस वगैरह की मदद से और ह्यूमन इंटेलिजेंस का, इन दोनों का बहुत ही अच्छा तालमेल रहा, और हम लोग सेटिस्फैक्टरली इनको कल आज अर्ली मॉर्निंग उठा पाए, और उसके बाद से जो भी थोड़ा बहुत इंट्रोगेशन कर पाए हैं उसमें ये रिकवरी हुई है। 1.5 महीने बाद ये मामला सुलझाया पुलिस ने। इस दौरान जी जो आरोपी है राजी सूरत के रहने वाले, कहा था 1.5 महीने में कहा? नहीं, मैंने अच्छे से बताया कि इसमें एक बॉम्बे का एक नांदेड़ का रहने वाला है, लेकिन वो उसको उठाया हमने है थाने की हद से। दूसरा खंबात का है, उसको खंबात से ही लिया है आनंद में, और तीसरा भरूच का है, उसको भरूच से ही लिया है। तो ज्वेलर्स को चोरी करने के लिए इनके दिमाग में कुछ आया कि एकांत में कॉर्नर पे है, कुछ ऐसा इन्होंने ज्वेलर्स को? अभी देखिए, इतना डिटेल अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना लोकल पुलिस स्टेशन काम है। हमारा प्रायोरिटी थी कि जो सोनी हमारे ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के हिसाब से हमारे टारगेट पे थे, उन्हीं के थ्रू पहले उनके ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी की रिकवरी करना, वो हमने कर लिया है। सोनी सूरत का ही इसको बेचा था? जी नहीं। सर, चोरी करने के बाद कहाँ घूमे और सिर्फ ज्वेलर्स की शॉप को ही निशान बनाते थे? नहीं, अलग अलग इन्होंने, इनके ऊपर बहुत सारे क्राइम हैं। इन्होंने भरूच में भी एक घरफोड़ की हुई है, गांधीनगर में की हुई है, तो सिर्फ ज्वेलर है ऐसा नहीं है। लोगों के घरों में भी घरफोड़ की है, ऐसा नहीं। तो सिर्फ ज्वेलर की दुकान पे करते हैं ये ऐसा कुछ नहीं। चोरी करने के बाद कहाँ घूमे? चोरी करने के बाद मैंने बताया आपको कि काफ़ी जगहों पे गए, क्योंकि भरूच भी गए वापस, फिर बहुत जगहों पे गए, लेकिन ये सब अब इन्वेस्टिगेशन में आने दीजिए, क्योंकि ये यहाँ बताना ठीक नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ खास काम धंधा नहीं करते। छोटे मोटे कभी कभार कुछ दिनों के लिए काम उठा लिया, कर लिया,
पर एक तो अभी इसमें से लंबी जेल काट के आया है और इसने बड़ी बड़ी घरफोड़ की हैं, राजस्थान में भी की है, महाराष्ट्र में भी की है, तो सब में अंदर रहा है, फिर जब बेल पे आता है उसको दोबारा वारदात कर देता है। सर क्या नाम है तीनों के? जो हमने मुंबई से लिया है, थाने मुंबई से, उसका नाम है ससपाल सिंह। સુરત શહેરના વેપારીઓ પાસેથી એક ફલ્લે રૂપિયા 4,48,89,710 ગ્રે કાપડનો માળ મેળવીને માલનું પેમેન્ટ ન કરી છેતરપિંડી કરનાર મુખ્ય સૂત્રધારની જિલ્લા જેલ ભિવારી ખાતેથી ટ્રાન્સફર વોરંટથી લાવી ધરપકડ કરી 3ના રિમાન્ડ મેળવતી ઇકોસેલ સુરત શહેર પોલીસ. સુરત શહેર મોટા વેપાર ધંધા સાથે સંકળાયેલ છે તેમજ સુરત શહેરના લોકો ટેક્સટાઇલ તથા ગાર્મેન્ટ માર્કેટ સાથે પણ સંકળાયેલા છે, જેમાં મોટાભાગના રહીશો નાનો મોટો વેપાર કરી ધંધો અને ગુજરાન ચલાવે છે, જેમાં ઘણા તકસાઈ વેપારી પાસેથી કાપડનો માલ ખરીદી શરૂઆતમાં કાપડના માલનું સમયસર પેમેન્ટ કરી બાદમાં વધારે કાપડનો માલ મંગાવી પેમેન્ટ ન આપી દુકાન બંધ કરી હતી. હાલ જે આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે રાકેશ સિંહ સોઢીની, જેનું સાચું નામ છે ખેલુ સિંહ કરીને, પોતે હરિયાણાનો વતની છે અને તેના વિરુદ્ધમાં અન્ય 6 અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનોમાં ચીટિંગના, મારામારીના ગુના નોંધવામાં આવેલા છે. બધા ગુના સુરતમાં છે કે અન્ય રાજ્યોમાં છે, અન્ય રાજ્યોમાં પણ છે. જી સર. ફરિયાદી શ્રી ફેનિલ પંકજભાઈ નાઓએ પોતાની સાથે તથા તેઓની સાથે અન્ય વ્યાપારીઓ, કુલ 62 વ્યાપારીઓ સાથે આરોપી રાકેશ સિંહ સોઢી તથા અનિલ ડાકોરિયા, મહેશ શર્મા વગેરે નાઓએ 4,48,00,000 રૂપિયાની છેતરપિંડી કરેલ, જે અનુસંધાને ફરિયાદ દાખલ કર્યા બાદ અન્ય 2 આરોપીઓની ધરપકડ જે તે સમયે કરવામાં આવેલ અને હાલમાં રાકેશ સિંહ સોઢીની આ ગુનાના કામે ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે અને હાલ તે રિમાન્ડ ઉપર છે. વેપારીઓ પાસેથી બ્રોકર મારફત પોતે માલ મંગાવી અને આ માલ જે જીએસટીમાંથી મંગાવ્યો છે તે અન્ય લોકોને માલ પોતે રોકડેથી ને રીતે વેચી અને વેપારીઓને પોતે મંગાવેલા માલના નાણાં ચૂકવ્યા વગર પોતે અહીંથી જગ્યા છોડી અને જતો રહેલો. હાલ અમારી પાસે કુલ 63 વ્યાપારીઓની ફરિયાદ આવી ગઈ છે અને હું આપના માધ્યમથી સુરતમાં વેપાર કરતા વ્યાપારીઓને મારી વિનંતી છે કે આપની સાથે પણ જો આ આરોપીઓએ છેતરપિંડી કરી હોય તો આપ મદદનીશ પોલીસ કમિશનર ઇકોસેલની કચેરી આવી આપની ફરિયાદ આપશો. ગુજરાત હાઈકોર્ટે પોલીસની ભૂમિકાને લઈ સવાલ ઉઠાવ્યા છે. જસ્ટિસ સંદેશ એન ભટ્ટ વેપારી તરફથી હાઈકોર્ટમાં કરાયેલી રીટ અરજીની સુનાવણીમાં પોલીસનો ઉઘડો લેતા અમદાવાદ અને સુરત ટેક્સટાઇલના પ્રમુખ લોકેશ લાલવાણીએ પ્રતિક્રિયા આપી હતી. जी, ये मुद्दा कपड़े बाजार का नहीं है, ये हमारे माननीय उच्च न्यायालय के दिए गए एक आदेश का है. आज उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया जो आदेश है, जिसमें 2 व्यापारियों के लेन देन के मध्य पुलिस की भूमिका को लेकर एक जजमेंट पारित हुआ है, तो ये मुद्दा सिर्फ एक कपड़े बाजार का नहीं है, ये एक न्याय अवस्था का संवैधानिक और लोकतांत्रिक मुद्दा है. और न्यायालय का आदेश हम सबके सर आँखों पर रहता है. उनका दिया गया आदेश संविधान के प्रत्येक नागरिक को मानना अनिवार्य होता है. तो अगर उन्होंने ये आदेश पारित किया है, जो भी हमारे देश में संविधान के तहत जो कानून व्यवस्था बनी हुई है, जो प्रशासनिक व्यवस्था बनी हुई है, और न्यायालय को कहीं ना कहीं लगा है कि प्रशासन न्यायालय की अवस्था के विरुद्ध जाकर वो कार्य कर रहा है, तो उस पर जो भी जजमेंट आज आया है उसमें कोई भी सोचने वाली या कोई भी प्रतिक्रिया देने वाली कोई बात नहीं है. उसमें पुलिस को फटकार लगाई गई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, पुलिस अगर कोई कार्य संवैधानिक अनुरूप कर रही है, कानून के अनुरूप कर रही है, तो उसमें माननीय न्यायालय अपना कोई भी आदेश दे सकता है. और कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है कि लेन देन के मध्य विवाद पुलिस थानों में जाते हैं, उसमें कई बार पुलिस द्वारा पार्टी को या व्यापारी को या किसी भी देनदार पक्ष को प्रताड़ित किया जाता है, जो कि कानून व्यवस्था के लिए एक उल्लंघन का मामला है. क्योंकि हमारे देश में 2 व्यापारियों के या 2 व्यक्तियों के मध्य लेन देन के विवाद के लिए
सिविल न्यायालय बना हुआ है, कमर्शियल कोर्ट बनी हुई है और भी कानून के कई प्रावधान बने हुए हैं जिसके तहत देश के नागरिक उन सुविधाओं का लाभ देके या फिर उन कानूनी प्रक्रियाओं का लाभ लेकर अपना मामला न्यायालय के समक्ष पेश कर सकते हैं। जब देश की डेमोक्रेसी में, देश के संविधान में जब न्यायालय, इतना बड़ा उच्च न्यायालय और न्याय अवस्था है इन लेन देन के मध्य प्रक्रियाओं को निपटाने के लिए, तो उसमें पुलिस को न्यायालय के विरुद्ध जाकर अपनी भूमिका को अदा नहीं करना चाहिए। और अगर कहीं पर कानून को या न्यायालय को ऐसा लगा है कि ये गतिविधि गलत हुई है तो उसका आदेश सर्वमान्य है। आपको क्या लगता है जो ये न्यायालय ने जो पुलिस पे फटकार लगाई है, क्या ऐसी कुछ घटना हुई होगी यहाँ पर या होती है? जी, कपड़े बाज़ार की अगर बात की जाए तो कपड़े बाज़ार के सबसे ज़्यादा मामले पुलिस थानों में होते हैं। आज की डेट में आप पुलिस में सर्वे करा देंगे, अहमदाबाद शहर की बात की जाए तो सबसे अधिक मामले कपड़े बाज़ार के हैं। उसके लिए सरकार ने EWO, SIT जैसी स्पेशल टीम का भी गठन किया हुआ है। और कई बार ऐसा हमारे मध्य में हमें सुनाई भी देता है कि पुलिस द्वारा कई बार टॉर्चर की प्रक्रिया या एक जो जबरन दबान की प्रक्रिया है ये थानों में बुलाकर की जाती है। तो ऐसी घटनाएं कोई आम बात नहीं है, हो चुकी है, होती भी है और हो भी रही होगी। अगर किसी पक्षकार ने उच्च न्यायालय में इन घटनाओं को देखते हुए या किसी प्रताड़ित व्यक्ति ने न्यायालय से न्याय की मांग रखते हुए अगर कोई ऐसी याचिका दायर की है तो न्यायालय ने जो अपना देश के संवैधानिक तहत और जो भी एक पुलिस की प्रक्रिया उसके तहत जो आदेश दिया है वो आदेश सर्वमान्य है, उसमें कोई सोचने का विषय ही नहीं है। यानी आप मानते हो कि जो हाईकोर्ट ने आज जो चुकादा दिया हुआ है वो काफ़ी सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी लेनदार पक्ष को पैसा संबंधी कोई भी रिकवरी है या पैसा संबंधी उसको लगता है कि उसकी डूबत है, नहीं आ रहा है, तो वो संविधान और कानून के अनुरूप चल के अपना कार्य करे। पुलिस का काम जो है, पुलिस अपना काम अदा करे, न्यायालय अपना कार्य करे, तभी देश का लोकतंत्र और देश का संविधान चल पाएगा। अन्यथा अगर हर कार्य पुलिस अपने हिसाब से चलाएगी और देश में कोई न्याय अवस्था रहेगी नहीं तो देश में इस तरीके से तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, न्याय अवस्था से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और एक तानाशाह राज का समझो तानाशाह राज लागू हो जाएगा। तो देश की डेमोक्रेसी को बचाना है तो न्याय अवस्था को तो मानना ही पड़ेगा और न्याय अवस्था के अनुरूप प्रत्येक नागरिक को, प्रशासन को, सबको एक साथ उन फैसलों का स्वागत करना पड़ेगा। यानी आप ये मानते हो कि पुलिस कहीं ना कहीं व्यापारियों को हैरान करती है जिसके कारण ये जो चुकादा है वो काफ़ी सही है? कि पुलिस का व्यापारियों के प्रति अगर मैं रवैया देखूं तो जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जाए तो कई बार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ऐसा होता है कि कई घटनाओं में 406, 420 जैसी FIR बना दी जाती है जबकि ऐसा कोई कार्य किया हुआ नहीं होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 406, 420 की घटनाओं को उन घटनाओं के तहत लिया जाता है जिसमें एक व्यापारी द्वारा प्रथम अवस्था में या जानबूझकर इंटेंशनली किया गया चीटिंग हो। टेक्सटाइल बाजार में कई बार ऐसा भी होता है, कुछ फर्में वर्षों से कार्य कर रही है, वर्षों से व्यापार कर रही है, फर्म व्यापार करते करते डूब जाती हैं या लेन देन अटक जाता है। तो ऐसे मामलों के लिए सिविल न्यायालय और कमर्शियल कोर्ट जैसे कानून व्यवस्थाएं हैं हमारे देश में और उसके बावजूद पुलिस द्वारा 406, 420 के नोटिस दिए जाते हैं आवेदनकर्ता के आवेदन के ऊपर और जांच के लिए, जांच पे और तपास के लिए कई बार आरोपी पक्ष को प्रताड़ित भी किया जाता है या पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित भी किया जाता है। तो ये घटनाएं पहले भी हो चुकी है, ये कोई पहली बार न्यायालय में कोई ऐसी याचिका नहीं लगी है, पहले भी कई ऐसी याचिकाएं लगा दी जा चुकी है और न्यायालय कई बार इन याचिकाओं पर पुलिस को पहले भी संज्ञान में अपना न्याय अवस्था के जो आदेश है वो संज्ञान में ले चुके हैं। तो ऐसी घटनाएं ना हो, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, न्याय अवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और न्याय अवस्था के तहत प्रत्येक नागरिक देश का अपना संविधान के तहत कोई भी अपनी न्याय से मदद मांगे, हम ये चाहते हैं। इसमें कोई पक्ष या किसी पक्षकार के साथ गलत ना हो, वो स्थिति सुचारू रूप से चलती रहे। સુરતમાં દિન પ્રતિદિન ચોરીની ઘટના વધી રહી છે ત્યારે અસામાજિક તત્વો જાણે બેફામ બન્યા હોય અને પોલીસનો કોઈ ખોફ જ ન રહી હોય તેવી રીતે ચોરીની ઘટનાને અંજામ આપતા જોવા મળી રહ્યા છે। ત્યારે સુરતમાં વધુ એક ચોરીની ઘટના સામે આવી છે। સુરતના વજુરા ગેટ સ્વામિનારાયણ કોમ્પ્લેક્સમાં ડોક્ટરને ત્યાં ચોરી અને અન્ય બીજા ડોક્ટરે અને મેડિકલ સ્ટોરમાં ચોરી કરી હતી।
આ શ્રેયસ હોસ્પિટલ છે, મજુરા ગેટ ટ્રાફિક સિગ્નલ પાસે સ્વામિનારાયણ કોમ્પ્લેક્સ ત્રીજા માળે આવેલી છે. અહીંયા સવારે લગભગ 6:45 વાગ્યાની આસપાસ બનાવ બન્યો છે. સીસીટીવીમાં પણ ચોર દેખાય છે અને લોક તોડી દરવાજાનો અંદર ઘૂસી અને કેશ બધી રકમ ઉપાડેલી છે. એ બાબતે પોલીસ ફરિયાદ કરેલી છે અને પોલીસની તપાસ ચાલુ છે. કાળિયાબેડ દજાગરાવાડી શેરીમાં રહેણાંકી મકાનમાં 4 શખ્સોએ કાચની બોટલના આડેધડ ઘા ઝીક્યા. ભાવનગર શહેરના કાળિયાબેડ દજાગરાવાડી શેરીમાં રહેતા નિલેશભાઈ વિનોદભાઈ બારૈયાના રહેણાંક મકાનમાં જૂની અદાવતની દાજ રાખી રાણીકામાં રહેતો દેવો વિજ્જો ચોટલી, અમન ચોર, તીખો સહિત મોદી સહિતના સમયે આવીને નિલેશભાઈના ઘરે સોદાની કાચની બોટલના ઘા ઝીક્યા. જ્યારે સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થવા પામી હતી. નિલેશ વિનોદભાઈ બારી પણ વિવાદ ધજાગરાવાડી શેરી. હે 20-25 દી પહેલાં મને છરીઓના ઘા ને એવું માર્યું હતું લોકોએ. પછી પાછા કાલે રાત્રે 1:30 વાગે વતીને ના આવ્યા ને અહીંયા 16 બોટલોના ઘા કર્યા. હવે એ 3 જણા કે 4 જણા અંદર દેખાય છે કેમેરામાં. એકનું નામ દેવો છે, એકનું નામ વિજ્જો ચોટલી, એકનું નામ ઉમન ચોર ને એક તીખો. નેતા મુકેશ અંબાણીએ રતન ટાટાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. રિલાયન્સ પરિવારના કર્મચારીઓએ પણ રતન ટાટાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. I have a solemn duty to perform. 4 days ago, we lost a great son of India. The passing of Mr. Ratan Tata filled us all with immense grief. He was a dear friend of my father-in-law, of Mukesh, and of our family. He was also a mentor to Akash. He was a visionary industrialist and a philanthropist who always strove for society's greater good. As a mark of respect, may I request all of you to stand and observe a minute of silence in the honor of Sir Ratan Tata. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ભારતમાં ઇઝરાયલના રાજદૂતે મુલાકાત લીધી હતી. ત્યારે ઇઝરાયલના રાજદૂતે ઉત્તર પ્રદેશના જન્મભૂમિ રામની મુલાકાત અયોધ્યાની કરી હતી.
આપ સરકાર કાચી વસાહતોમાં રહેતા લોકો પ્રત્યે દયાળ હતી. દિલ્હીના સીએમ અતિશીએ કહ્યું કે એનઓસી વિના વીજળી મીટર મળશે. दिल्ली में 1731 कच्ची कॉलोनियां हैं. 10 साल पहले तक इन कच्ची कॉलोनियों का बहुत बुरा हाल होता था. यहां पर नेता वोट मांगने तो जाते थे, पर जब सरकार बनती थी तो ना वहां पे सड़क दी जाती थी, ना सीवर की लाइन डाली जाती थी, ना पानी की लाइन डाली जाती थी, ना नालियां बनाई जाती थी. लेकिन पिछले 10 साल से जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को हर संभव सहूलियत देने का काम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हुआ. चाहे सड़कें बननी हो, चाहे पानी की लाइन डलनी हो, सीवर की लाइन डलनी हो, और काफी विकास पिछले 10 साल में कच्ची कॉलोनियों में हुआ. कच्ची कॉलोनियों में रहने वालों की जिंदगी में बहुत सहूलियत आई. लेकिन पिछले 1 साल से कच्ची कॉलोनी में रहने वाले दिल्ली के लोग एक बिजली के कनेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं. ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, उनकी डीडीए ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को तभी बिजली का कनेक्शन मिलेगा जब वो डीडीए से एनओसी लेके आते हैं, जब वो डीडीए से ये लिखित में लेके आते हैं कि ये एरिया लैंड पूलिंग की जमीन में नहीं आता. इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 1 साल से दिल्ली की 1731 कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोग जब बिजली के मीटर के लिए अप्लाई करें तो उन्हें दर दर भटकना पड़ता, एनओसी के लिए भागना पड़ता, और बिजली का मीटर लेने के लिए, एनओसी लेने के लिए जगह जगह रिश्वत देनी पड़ रही थी. मेरे पास बतौर पावर मिनिस्टर और फिर बतौर मुख्यमंत्री कई लोग आए अपनी शिकायतें लेके, स्वरूप विहार एक्सटेंशन से, वेस्ट कमल विहार से, मोहन गार्डन, विपिन गार्डन, नवादा एक्सटेंशन से, और दिल्ली की कई और कच्ची कॉलोनियों से लोग आए जिन्होंने अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी. मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि कच्ची कॉलोनियों में जो 1731 कच्ची कॉलोनियां हैं उनमें बिजली का मीटर लगवाने के लिए किसी भी प्रकार के एनओसी की जरूरत नहीं होगी. यानी अगर कोई भी इन 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहता है वो बिजली के मीटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उनको 15 दिन का जो समय होता है जो डिस्कॉम्स को दिया गया है उसमें बिजली के मीटर मिलेंगे. तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की डीडीए ने कितनी कोशिश कर ली दिल्ली के कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को परेशान करने की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार किसी भी कच्ची कॉलोनी में रहने वाले को परेशान नहीं होने देगी. डिस्कॉम्स को आदेश दे दिए गए हैं कि अब कच्ची कॉलोनियों में मीटर लगाने के लिए किसी भी प्रकार की एनओसी की जरूरत नहीं है. धन्यवाद. डीडीए ने यह आदेश निकाला था कि एनओसी चाहिए होगा ये बताने के लिए कि ये एरिया डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी में नहीं आता. लेकिन यह भी बिल्कुल स्पष्ट है, जो भी हमारे देश को जानता है, सरकारी अफसरों को जानता है, कि एनओसी का मतलब दर दर भटकना, अलग अलग टेबल पर रिश्वत देना, और यही कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ हो रहा था. जो रिश्वत दे रहा था उसको बिजली का कनेक्शन, उसको एनओसी मिल रहा था जिसके कारण उसे बिजली का कनेक्शन मिल रहा था. जो रिश्वत नहीं दे रहा था उसको एनओसी नहीं मिलता था और उस वजह से बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा था. इसलिए दिल्ली सरकार ने डिस्कॉम्स को ये क्लियर कट आदेश दे दिए हैं कि किसी भी प्रकार के एनओसी की जरूरत नहीं होगी. अब कच्ची कॉलोनी में रहने वाले
आराम से, सहूलियत से बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं। આમ આદમી પાર્ટી સમગ્ર દિલ્હીમાં જનસંપર્ક અભિયાન ચલાવશે। જ્યારે અરવિંદ કેજરીવાલ જેલમાં ગયા તે સહિતના ઘણા પ્રશ્નો લોકોના મનમાં છે, તે બધા પ્રશ્નોનો જવાબ આપવા માટે પણ પત્ર લખ્યો છે। આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ 29 ઓક્ટોબર સુધી દિલ્હીના દરેક ઘરે લઈ જશે। भारत माता की किए है शानदार काम, बांटा है प्यार, अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे चौथी बार। तो सर हम सब आपसे वादा करते हैं कि इस जनसंपर्क अभियान को दिल्ली के घर घर तक पहुंचाएंगे और 70 की 70 सीटें जीतकर आपको चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। दोस्तों, आज से हम पूरी दिल्ली में जनसंपर्क अभियान शुरू कर रहे हैं। जेल से निकलने के बाद मैं बहुत लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत इलाकों में जा रहा हूँ, पूरी दिल्ली में घूम रहा हूँ, जगह जगह जा रहा हूँ। मैं जेल क्यों गया, मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया, इसको लेके जनता के मन में कई प्रश्न हैं, जिनसे मैं व्यक्तिगत तौर पे मिल लेता हूं, उनके जवाब दे देता हूं। लेकिन मैंने सोचा कि जनता के मन में, अब मैं कई लोगों से मिल लिया, जो प्रश्न है जनता के मन में, उन प्रश्नों के जवाब मैंने एक पत्र के रूप में बनाए हैं। जनता के नाम मैंने एक पत्र बनाया है और इस पत्र को लेके 29 अक्टूबर तक अब हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और जनता को ये पत्र, मेरी तरफ से ये पत्र देके आएंगे, ताकि जनता को पता चल सके, उनके मन में जो प्रश्न है उनको अपने प्रश्नों के जवाब मिल सकें। मैं ये पत्र आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं, फिर बात करेंगे। मेरे प्रिय दिल्लीवासी, इन लोगों ने मुझे 5 महीने जेल में रखा। इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? आपको असली कारण पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये तो सब जानते हैं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, केजरीवाल भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। फिर इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि दिल्ली में जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, दिल्ली में जो मैं आपको सुविधाएं दे रहा हूं, वो काम रोकने के लिए और वो सुविधाएं बंद करने के लिए इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। ये दिल्ली के काम क्यों रोकना चाहते हैं? मैंने दिल्ली में वो काम कर दिए जो आज तक देश में कभी नहीं हुए। इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, वहां ये लोग दिल्ली वाले काम नहीं कर पा रहे। वहां जनता से, अब जनता ने वहां इन लोगों से अब पूछना चालू कर दिया कि भाई दिल्ली वाले काम उन राज्यों में क्यों नहीं हो रहे। जैसे इनकी गुजरात में सरकार है, यूपी में सरकार है, उत्तराखंड में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, मध्य प्रदेश में। वहां आप लोगों ने इनसे पूछना चालू कर दिया, भाई दिल्ली और पंजाब में अगर बिजली फ्री है तो हमारी बिजली फ्री क्यों नहीं है। वहां लोगों ने इनसे पूछना चालू कर दिया, भाई दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है तो हमारे यहाँ पावर कट क्यों लग रहे हैं। वहां जनता ने इनसे पूछना चालू कर दिया, भाई दिल्ली में सबको इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है तो हमें क्यों नहीं मिल रही। तो वहां जनता ने, जहां 22 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, वहां जनता ने इनकी जान खा ली। इनसे पूछना चालू कर दिया कि भाई जो काम दिल्ली में हो रहे हैं वो दिल्ली वाले काम उन राज्यों में क्यों नहीं हो रहे। और इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। पंजाब में हमारी जीत के बाद इनको लगने लगा कि अगर जल्दी दिल्ली के काम नहीं रोके गए, दिल्ली के काम बंद नहीं किए गए, तो पूरे देश में इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा। पिछले 10 सालों में इन्होंने कई बार एलजी के जरिए दिल्ली के काम रोकने की कोशिश की। आपको याद होगा कैसे 2 साल तक मोहल्ला क्लिनिक की फाइल लेके बैठे रहे थे एलजी। बड़ी मुश्किल से मोहल्ला क्लिनिक की फाइल क्लियर करा के लाए थे। कैसे सीसीटीवी कैमरे की 2 साल तक फाइल एलजी लेके बैठ गए। फिर मैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और गोपाल राय एलजी के घर के अंदर 10 दिन तक हम उनके घर के अंदर धरना देके बैठे, तब फाइल साइन। तो इस तरह से इन्होंने पिछले 10 साल में एलजी के जरिए खूब काम रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपका कोई भी काम रुकने नहीं दिया।
मैं पढ़ा लिखा हूं, पहले सरकार में ऑफिसर रह चुका हूं, इसलिए मेरे को पता है कि सरकार कैसे चलानी है और सरकारी काम कैसे करना है। तो जब ये उसमें भी सफल नहीं हुए काम रोकने में, तो इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, आज से हम पूरी दिल्ली में जनसंपर्क अभियान शुरू कर रहे हैं। जेल से निकलने के बाद मैं बहुत लोगों से मिल रहा हूं, बहुत इलाकों में जा रहा हूं, पूरी दिल्ली में घूम रहा हूं, जगह जगह जा रहा हूं। मैं जेल क्यों गया, मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया, इसको लेके जनता के मन में कई प्रश्न हैं, जिनसे मैं व्यक्तिगत तौर पे मिल लेता हूं, उनके जवाब दे देता हूं। लेकिन मैंने सोचा कि जनता के मन में, अब मैं कई लोगों से मिल लिया, जो प्रश्न है जनता के मन में, उन प्रश्नों के जवाब मैंने एक पत्र के रूप में बनाए हैं। जनता के नाम मैंने एक पत्र बनाया है और इस पत्र को लेके 29 अक्टूबर तक अब हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और जनता को ये पत्र, मेरी तरफ से ये पत्र देके आएंगे, ताकि जनता को पता चल सके, उनके मन में जो प्रश्न है उनको अपने प्रश्नों के जवाब मिल सकें। मैं ये पत्र आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं, फिर बात करेंगे। मेरे प्रिय दिल्लीवासी, इन लोगों ने मुझे 5 महीने जेल में रखा। इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? आपको असली कारण पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये तो सब जानते हैं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, केजरीवाल भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। फिर इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि दिल्ली में जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, दिल्ली में जो मैं आपको सुविधाएं दे रहा हूं, वो काम रोकने के लिए और वो सुविधाएं बंद करने के लिए इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। ये दिल्ली के काम क्यों रोकना चाहते हैं? मैंने दिल्ली में वो काम कर दिए जो आज तक देश में कभी नहीं हुए। इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, वहां ये लोग दिल्ली वाले काम नहीं कर पा रहे। वहां जनता से, अब जनता ने वहां इन लोगों से अब पूछना चालू कर दिया कि भाई दिल्ली वाले काम उन राज्यों में क्यों नहीं हो रहे। जैसे इनकी गुजरात में सरकार है, यूपी में सरकार है, उत्तराखंड में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, मध्य प्रदेश में, वहां आप लोगों ने इनसे पूछना चालू कर दिया, भाई दिल्ली और पंजाब में अगर बिजली फ्री है तो हमारी बिजली फ्री क्यों नहीं है। वहां लोगों ने इनसे पूछना चालू कर दिया, भाई दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है तो हमारे यहाँ पावर कट क्यों लग रहे हैं। वहां जनता ने इनसे पूछना चालू कर दिया, भाई दिल्ली में सबको इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है तो हमें क्यों नहीं मिल रही। तो वहां जनता ने, जहां 22 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, वहां जनता ने इनकी जान खाली, इनसे पूछना चालू कर दिया कि भाई जो काम दिल्ली में हो रहे हैं वो दिल्ली वाले काम उन राज्यों में क्यों नहीं हो रहे। और इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। पंजाब में हमारी जीत के बाद इनको लगने लगा कि अगर जल्दी दिल्ली के काम नहीं रोके गए, दिल्ली के काम बंद नहीं किए गए, तो पूरे देश में इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा? पिछले 10 सालों में इन्होंने कई बार एलजी के जरिए दिल्ली के काम रोकने की कोशिश की। आपको याद होगा कैसे 2 साल तक मोहल्ला क्लिनिक की फाइल लेके बैठे रहे थे एलजी। बड़ी मुश्किल से मोहल्ला क्लिनिक की फाइल क्लियर करा के लाए थे। कैसे सीसीटीवी कैमरे की 2 साल तक फाइल एलजी लेके बैठ गए। फिर मैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और गोपाल राय एलजी के घर के अंदर 10 दिन तक हम उनके घर के अंदर धरना देके बैठे, तब फाइल साइन। तो इस तरह से इन्होंने पिछले 10 साल में एलजी के जरिए खूब काम रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपका कोई भी काम रुकने नहीं दिया। मैं पढ़ा लिखा हूं, पहले सरकार में ऑफिसर रह चुका हूं, इसलिए मेरे को पता है कि सरकार कैसे चलानी है और सरकारी काम कैसे करना है। तो जब ये उसमें भी सफल नहीं हुए काम रोकने में, तो इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया।
ઉમર અબ્દુલ્લાએ શ્રીનગરના શેરે કાશ્મીર ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ સેન્ટરમાં જમ્મુ કાશ્મીરના સીએમ તરીકેના શપથ લીધા. Swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance to the Constitution and the law, without fear or favor, affection or I, Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. તો આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચાર. ફરી મળીશું નવી વિગત સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહો જનાદેશ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.